और खबरों की तफसील। दिल्ली के फिरका वाराना फसाद के सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया। कमेटी में शामिल तारिक अनवर ने कहा कि 3 बजे इस ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी जाएगी। तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए हैं, इनमें बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फिरके से है। अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, आप लोगों ने दिल्ली दंगे को लेकर रिपोर्ट सौंपी है, क्या कुछ खास रहा है? हम लोगों ने रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दिया है, सौंप दिया है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल बताएगी, मीडिया को हम लोगों ने क्या रिकमेंडेशन, क्या कुछ खास रहा रिकमेंडेशन में कुछ? अब वो 3 बजे ही बताएंगे। तो नाज़र, आपको बता दें कि दिल्ली के फिरका वाराना फसादात के सिलसिले में कांग्रेस के सोनिया गांधी के हुक्म पर एक कमेटी बनाई गई थी। सोनिया गांधी को उसने रिपोर्ट सौंप दी है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का खास तौर पर जिक्र किया गया है। कमेटी में तारिक अनवर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 3 बजे इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फ़िरके से है। तो जो सोनिया गांधी की तरफ से कमेटी बनाई गई थी दिल्ली फसादात को लेकर, उसने आज अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया। दिल्ली पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाया गया है। कमेटी में शामिल तारिक अनवर ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस ताल्लुक से 3 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी। आपको बता दें कि तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फ़िरके से है। इस खबर पर हम मजीद तफसीलात के लिए रंजीता से बात करने के लिए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की तरफ। यस बैंक के माली बहरान से जुड़े तमाम लोगों के घर पर छापेमारी जारी है। मुंबई में आधे दर्जन से जायद मुकामात पर छापेमारी जारी है। राणा कपूर से जुड़े लोगों के इमलाक पर छापेमारी इस वक्त जारी है और मुतल्लिका अफराद से पूछताछ भी जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का न्यासमा नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़े हैं। प्रशांत, यस बैंक के माली बहरान पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी तादाद में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है इस वक्त सीबीआई की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं, जहां पर ईडी इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से यस बैंक के जो पुराने मालिक थे, जिस तरह से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों के जो लोन की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया और कम से कम उसमें 600 करोड़ की जो घूस राशि कही जा रही है जो उन्हें मिली राणा को, और राणा की गिरफ्तारी जो है ईडी ने कर चुकी है। उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कल देर रात जो है सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया और सीबीआई ने अपनी प्रक्रिया यानी जांच की जो प्रक्रिया है वो पैरेलल शुरू कर दी है। मुंबई में मैं आपको बताऊं, एल्फिंस्टन, वर्ली और बैंड्रा ऐसे जगहों पर जहां पर इनके दफ्तर है, वहां पर सीबीआई की छापेमारी की प्रक्रिया भी जारी है। और दूसरी तरफ ईडी, जिस तरह से कल रश्मि उनकी जो बेटी है उन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन किया था और रात को 3 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ा था और उसके बाद आज भी उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईडी के दफ्तर आ सकती हैं। इस बात को लेकर ईडी अभी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से यस बैंक के तरफ से करीबन 4000 करोड़ का लोन की प्रक्रिया गलत तरीके से पूरी की गई और उसके बदले में घूस की जो राशि 600 करोड़ रुपए राणा कपूर को मिली है, इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी सिलसिले में राणा कपूर के जो 3 बेटियां हैं, चाहे उनका घर मुंबई में है या दिल्ली में, वहां पर भी पूछताछ की प्रक्रिया जो है बिल्कुल राणा कपूर तो गिरफ्त में है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। आधे दर्जन से जगहों पर, ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। क्या कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है प्रशांत आज? बिल्कुल, देखिए ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है और इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अगर जांच में ये साफ आता है बात कि इसमें उनकी बेटियों का या फिर उनके किसी रिलेटिव का या फिर उनके जो कंपनीज हैं उनके कर्मचारियों का अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की जाएगी। और जिस तरह से
राणा खुद जब पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं दिए ईडी को, तो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई और अदालत में पेश किया और वहां पर ये बात रखी कि मामले की पूछताछ में ये पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो आने वाले दिनों में अगर किसी का नाम सस्पिशियस मूवमेंट में आता है और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की जाती है और वो पूछताछ में अगर सहयोग नहीं करते हैं तो गिरफ्तारियां बिल्कुल संभव है। बहरहाल अभी सीबीआई और ईडी दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीबीआई क्या कुछ लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि ईडी की प्रक्रिया पूछताछ की शुरू है और जो भी इसमें सस्पिशियस पाया जाएगा, जो पूरे पूछताछ में सहयोग नहीं देगा, तो उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है इस मामले में। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद और फसाद मामले में सोनिया गांधी ने जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही है। रंजीता, सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी दिल्ली फसाद को लेकर, कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया, क्या कुछ जराये के हवाले से खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली दंगे को लेकर जिस तरह से दंगे में लोगों की मौतें हुई हैं, उसको लेकर कई तरह की बयानबाजी दोनों ही पार्टियों की तरफ से होती रही। मामला यहाँ तक कि कोर्ट तक पहुंचा और वहाँ पर भी एक हेट स्पीच को लेकर जो है वो संज्ञान लिया कोर्ट ने। इन पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी एक अंदरूनी कमेटी बनाई थी। सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई थी जिसमें 5 सदस्य थे। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तारिक अनवर और कुमारी शैलजा, 5 लोगों की ये कमेटी थी जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में दिल्ली दंगे के उन तमाम इलाकों में जाकर जायजा लिया, वहां लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट ली, अस्पताल में भी गए, जीटीबी हॉस्पिटल में गए, वहां भी मरीजों से मिले, जो घायल हैं उन लोगों से मिले और तमाम जो बातचीत उनकी हुई है, जो उन्होंने पाया है, उस तमाम बातों की जो रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी को आज सुबह उन्होंने सौंप दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस मुख्यालय में और वहां उस रिपोर्ट की तफसीलात से जानकारी दी जाएगी, लंबी जानकारी होगी उसमें कि क्या क्या चीज़ें वहां मिली हैं उनको पूरे दंगे को लेकर। लेकिन जो मुख्य आरोप है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, मुख्य आरोप जो है वो पुलिस पर लगाई गई है। कांग्रेस की रिपोर्ट के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से कई जगहों से जो विजुअल थे जिसमें पुलिस ये इजाज़त दे रही थी कि लोग वहाँ मारपीट करें, लोगों पर लाठीचार्ज करें और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ी थी, ये सभी चीज़ें भी रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि लंबी जानकारी और पूरी जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा होगा कि क्या क्या चीज़ें जो नेता हैं, जो पूरी कमेटी है उसने सोनिया गांधी को सौंपी है और उसके आगे फर्दर क्या इस पर संज्ञान लेगी पार्टी। सोनिया गांधी इस रिपोर्ट के बाद क्या, इस रिपोर्ट को देखने के बाद किस तरह के इसको राजनीतिक तौर पर क्या, क्योंकि संसद भी अभी चल रहा है और संसद में भी लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में लगातार कांग्रेस ये सरकार को कह रही है कि दिल्ली दंगे को लेकर डिस्कशन कराया जाए, तो क्या वहां उस रिपोर्ट को दी जाएगी संसद में? ये तमाम जो चीजें हैं वो अब फैसला लिया जाएगा क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अब सोनिया गांधी के पास पहुंच चुकी है। बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहिए, रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास पहुंच चुकी है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की तरफ से, क्या खुद सोनिया गांधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकती हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के सभी सदस्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। मुकुल वासनिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 5 सदस्य थे इस कमेटी में। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, सुष्मिता देव, कुमारी शैलजा और तारिक अनवर, ये तमाम नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या उन्होंने पाया जब वो दंगा प्रभावित इलाकों में गए थे, लोगों से बातचीत की, उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की, परिवार वालों से बातचीत की जिन्होंने अपनों को खोया है, तो वहां वो क्या चीज देख कर आए हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट में क्या चीजें दी गई हैं, उन तमाम बातों की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। चलिए रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर श्रीनगर में हैं। इन्होंने ईरान में फंसे कश्मीरियों के रिश्तेदारों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा ने 25 ख़ानदानों के अफराद से मुलाकात की है, उनकी परेशानियों से आगाही हासिल की। आपको बता दें कि ईरान के मुतअद्दिद सूबों में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में कई कश्मीरी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तलबा के अहले खाना ने सरकार से अपील की थी कि ईरान में फंसे इन तलबा को वापस लाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बारामूला भी जा सकते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त फुल लाइन से जुड़े हैं। परवेज, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर श्रीनगर में है। ईरान में जो कोरोना मुतासिरा इलाके हैं वहाँ पर जो कश्मीरी फंसे उन लोगों से
उनके अहल खाना से बातचीत की है, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? किन लोगों से मुलाकात की वहां पर इन लोगों ने? जी बिल्कुल आजम, ये जो ईरान में जो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ के फंसे हुए हैं, वहाँ के कोरोना वायरस का सेट चल रहा है, तो यहाँ के जो उनके पेरेंट्स है वो काफी तशवीश में थे। पिछले काफी दिनों से वो लगातार एहतजाज कर रहे थे, तो इसके चलते आज जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ आए और यहाँ KICC में उन्होंने एक तकरीब मुनक्कद की। तो तकरीब में जो फैमिलीज हैं इन बच्चों की, तो उनको लाया गया था, तो उनसे वो उनसे मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया उनको कि जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जितने भी स्ट्रैंडेड बच्चे हैं वहाँ पे ईरान में, उनको वापस लाया जाएगा घर। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी तकरीबन 25 के करीब जो बच्चे हैं उनको वापस लाया गया है कश्मीर। ताहम अभी भी काफी सारे बच्चे और स्टूडेंट्स के बगैर भी जो ऐसे भी ईरान गए हुए थे वो अभी स्ट्रैंडेड है वहाँ पे। तो कुल मिला के उनका KICC में तकरीबन 1.5-2 घंटे की ये मीटिंग उनकी वहाँ पे रही पेरेंट्स के साथ, और उनको यकीन दिलाया कि जो बच्चे हैं उनके वो अभी सुरक्षित हैं और कोशिश यही जारी है कि उन बच्चों को वापस कश्मीर सेफली वापस लाया जाए। तो वहां से उनका निकलने के बाद उनका प्रोग्राम ये रहेगा, या तो वो एक तो वो बारामूला जाएंगे, बारामूला जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे जाएंगे, और श्रीनगर के जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहां का वो विजिट करेंगे। कुल मिला के आज दिन का उनका यहाँ का दौरा रहेगा और मुख्तलिफ जो वफूद हैं उनसे वो मुलाकात होंगे। बिल्कुल परवेज, 25 खानदान के अफराद से इन्होंने वहां पर मुलाकात की है, लेकिन क्या कुछ आदाद शुमार हैं कि कितनी तादाद में ईरान में कश्मीर के लोग मौजूद हैं जो आना चाहते हैं? जी आजम, एग्जैक्ट तादाद तो अभी मालूम नहीं हो पा रही है, ताहम काफी सारे लोग ऐसे हैं, चाहे हम लद्दाख यूटी की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें, दोनों यूटीज के जो है काफी तादाद में स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे ईरान में, और आम शहरी भी हैं जो कि बाकी बिजनेस पर्पज के हवाले से वहाँ पे जाते हैं। तो लगातार जो उनके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे लगातार एहतजाज कर रहे थे पिछले कई रोज से कि इन बच्चों की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और उनको बाहिफाजत उनको वापस कश्मीर और लद्दाख वापस लाया जाए। तो कोशिश यही है सरकार की कि इससे पहले भी सरकार ने कोशिश की थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कोशिश की थी कि जो वहाँ पे स्टैंडर्ड है उनको वापस लाया जाए, और काफी सारे बच्चों को लाया भी गया, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे हैं जो अभी भी स्टैंडर्ड है वहाँ ईरान में। जी आजम, चलिए परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सेंसेक्स के ताल्लुक से। लगातार हम दिखा रहे हैं कि सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, 2000 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 36,000 से नीचे आया है सेंसेक्स। तो आपको बता दें कि लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं, सुबह हमने बताया था कि 1600 पॉइंट के आसपास गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में। अब खबर आ रही है कि 2000 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। हमारे साथ अनिल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, लगातार सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। हमने सुबह आपसे बात की थी तो 1600 अंक नीचे गिरा था, अब 2000 अंक तक नीचे गिर गया सेंसेक्स। जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसेक्स अभी जो है 2300 करीब 2300 के करीब जो है वो उसकी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 35,280 के अंकों के साथ कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी भी अगर देखें तो 650 अंकों की गिरावट हो गई, एक बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब अगर कहा जाए कि साल भर में पिछले साल जिस तरह की स्थिति थी उस स्थिति में सेंसेक्स और निफ्टी पहुंच गया है। और अगर कारणों की अगर बात करें तो जिस तरह से क्रूड ऑयल को लेकर के अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के निवेशकों में एक हाहाकार मचा हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें 1800 से अधिक जो है वो अंकों की गिरावट अभी से कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हम यस बैंक की अगर बात करें, यस बैंक में थोड़ी सी सुधार हुई है, क्योंकि यस बैंक में जिस तरह से आरबीआई ने रेजिस्टेंस की बात की थी उसके बाद उसमें काफी ज्यादा 56% के करीब उस दिन भी गिरावट हुई थी। लेकिन आज जब से एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो उसका 49% उसका स्टेक लेंगे, तब से उसमें करीब 4.5% की अप हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ी गिरावट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल को लेकर के जितनी कंपनियां हैं, चाहे ओएनजीसी हो और अन्य कंपनियां हैं, वेदांता है, जी एंटरटेनमेंट है, इस तरह की तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर में करीब 14% के करीब जो है वो 12 से 14% के करीब गिरावट हुई है। अब देखना होगा कि अगर रुपए में भी अगर देखें डॉलर के मुकाबले रुपया, क्योंकि जब सेंसेक्स में गिरावट अप एंड डाउन होता है तो उसका असर दो चीजों में डायरेक्टली होता है, एक गोल्ड होता है, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपये में होता है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये की अगर बात करें उसमें भी बड़ी गिरावट 74 रुपये के स्तर को पार किया गया है और 74.08 जो रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से कारोबार कर रहा है। और गोल्ड भी अगर बात करें तो गोल्ड में
44,313 रुपए प्रति जो 10 ग्राम होता है उस पे ये कारोबार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सेंसेक्स है वो कहीं ना कहीं निवेशकों में भरोसा नहीं जता पा रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देने होंगे, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट इस समय में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। जी बिल्कुल, सुबह से लगातार हम नाजरीन को अपने खबर दिखा रहे हैं। 1600 पॉइंट के गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ था। अब 2300, हमारे नुमाइंदे अनिल जैसे बता रहे कि सेंसेक्स में 2300 पॉइंट की गिरावट इस वक्त दर्ज की जा रही है। सेंसेक्स में भारी गिरावट की जा रही है। 36,000 से नीचे आ चुका है सेंसेक्स। जम्मू कश्मीर के जिला शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर खत्म हो गया, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, वहीं फौज के एक कैप्टन भी जख्मी हुए हैं। मिलिटेंटों से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इलाके में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की थी। शुमाल मशरकी दिल्ली से दानिश नाम के एक नौजवान को हिरासत में लिया गया है। दानिश त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। दानिश पर मशरकी दिल्ली तशद्दुद के दौरान मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है। तो मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर के ठीक बाहर हूं, जहां बाकायदा 2 बड़े मामले यहां पे तफ्तीश यहां पे बाकायदा हो रही है, जिसमें कि प्रमुख है एक पहला अगर मामले में लिखा गया तो पीएफआई से जुड़े हुए एक शख्स को यहां पर हिरासत में लिया गया है। आरोपी का नाम दानिश बताया जा रहा है, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला है। उसे यहाँ पे ला करके पूछताछ की जा रही है। अगर दूसरे मामले की अगर बात करें तो दूसरा जो मामला है वो मामला दिल्ली पुलिस ने कल जिस तरह से बाकायदा 2 संदिग्ध लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया था, और उसका जो वास्ता जो है बाकायदा बताया जा रहा था वो कश्मीर मूल के रहने वाले हैं। और जिस तरह से हीना और उसके पति को बाकायदा जिस तरह से गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने, इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और बाकायदा ये दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, किस तरह से सीए के मसले पर राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे विश्व में बाकायदा कई देशों में बाकायदा ये तमाम जो गलत संदेश जो है वो फैलाने का काम कर रहे थे, और इसके साथ साथ किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों के साथ में भी उसका कनेक्शन है। तो इन दोनों मामले में बाकायदा पूछताछ चल रही है, पड़ताल चल रही है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से पीएफआई के कनेक्शन के मामले की पड़ताल चल रही है, जिस तरह से इस मामले पर काफी महत्वपूर्ण जो जानकारियां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लगी है, और इसके साथ ही जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में जिस तरह से कश्मीर मूल के रहने वाले 2 दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में जल्द ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बड़े खुलासे जल्द ही कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। आंध्र प्रदेश में एनपीआर 2020 के फॉर्मेट पर अमलावरी की तैयारियां चल रही हैं। 1 अप्रैल से इसका आगाज होने वाला है, जिसके लिए आइंदा 2 दिनों में जिले सतह पर ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज होगा। एक जानिब हुकूमत काबीना इजलास में एनपीआर के 2010 के फॉर्मेट पर अमलावरी की बात करती है, जबकि दूसरी जानिब नए फॉर्मेट पर अमलावरी के लिए सरकारी सतह पर काम शुरू हो चुका है। अलायंस अगेंस्ट एनपीआर सीए एनआरसी ऑर्गेनाइजेशन के रियासती कन्वीनर ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी पर रियासत के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने 24 घंटे में वजाहत पेश करने की वजीर आला से अपील की है। రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక తీవ్రమైన పోరాటం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు సమాధానం చెప్పవలసిన సమయంలో ఈ డ్రామా అనేది మేము తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నాము. అయితే మా డిమాండ్ ఏమిటంటే ఎన్పీఆర్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్రంలో అమలు చేయకూడదు. పాత పద్ధతి అంటున్నారు కదా, ఏ పద్ధతిలో కూడా మేము ఒప్పుకోము. మీరు కొన్ని లీకులు ఇస్తున్నారు ట్వీట్ ద్వారా, ప్రస్తుతానికి ఆపామని చెప్పి. ఆపడం కాదు, దీన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసుకోవాలి, లేదంటే ఇది మహా ఉద్యమంగా మారుతుంది. ఏ ఎన్నికల కోసం అయితే మీరు డ్రామా మొదలు పెట్టారో ఆ ఎన్నికల్లోనే ఓటు ద్వారా సమాధానం చెప్తాం. ఖచ్చితంగా మా రాష్ట్ర సమావేశం మరికొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. అవసరమైతే మా అభ్యర్థులను ఇండిపెండెంట్గా నిలబెట్టి మరి మిమ్మల్ని చిత్తుగా ఓడించే కార్యక్రమం మొదలు చేస్తామని చెబుతూ రేపు రాబోయేటువంటి 24 గంటల లోపల కేబినెట్ సమావేశాన్ని పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్పీఆర్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పాలి. मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है तो मेरे वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाऊं?
केसीआर के बयान पर मरकजी ममलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने रद्दअमल जाहिर किया। किशन रेड्डी ने कहा कि एनपीआर के दौरान किसी से कोई सदाकतनामा नहीं मांगा जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में खानदानी सर्वे में जिन नुकात का जिक्र किया गया वही नुकात एनपीआर में है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर मजहब के नाम पर आवाम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने केसीआर पर एमआईएम के इशारों पर अमल करने का भी इल्जाम आयद किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गलतियों का केयर ऑफ एड्रेस बनता जा रहा है। इंटर साल 2 के अंग्रेजी इम्तिहान के पर्चे में कई गलतियां पाई गई। जुमला 6 सवालात में गलतियां पाई गई हैं, जिसके सबब तलबा तकरीबन 15 नंबरों से महरूम हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल भी इंटरमीडिएट के नताइज में हुई गलतियों के सबब कई तलबा ने खुदकुशी की थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को हर जानिब से तनकीद का सामना था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा कि गलतियों में मुलविस मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द मुकामी इदारे जाती इंतखाबात होने वाले हैं। मुकामी इदारे जाती इंतखाबात के लिए बीजेपी जनसेना के दरमियान इत्तेहाद हुआ है। विजयवाड़ा में बीजेपी और जनसेना लीडरों ने एक इजलास किया। 2 घंटों तक जारी रहने वाले इजलास में 12 मार्च को मुश्तरका तौर पर मंशूर जारी करने का फैसला किया गया। बीजेपी लीडर पुरंदेश्वरी ने मौजूदा जगन हुकूमत पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी जनसेना ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही दफन होंगे। इसी नारे के साथ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गुंटूर के चलकालोरी पेटा में ख्वातीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। हजारों ख्वातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुस्लिम माइनॉरिटी, अंजुमन इस्लाम, मुस्लिम जेएसी और जमत उलमा की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान मोदी डाउन डाउन के नारे भी बुलंद किए गए। एहतजाजी रैली में तमाम मज़ाहिब की ख्वातीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी ख्वातीन ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क के अवाम के दरमियान मजहब की आड़ में नफरत के बीज बो रही है। तमाम मज़ाहिब की ख्वातीन ने मरकज से शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। वादे कश्मीर में खेलो इंडिया सरमाई खेल जारी है। बर्फ की चादर में लिपटे सियाहती मुकाम गुलमर्ग में मुल्क भर से आए खिलाड़ी अपने हुनर दिखा रहे हैं। खिलाड़ी खेलों के साथ साथ गुलमर्ग के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन खेलों में सैकड़ों ख्वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर गुज़िश्ता 38 दिनों से सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज जारी है। शहीद स्मारक पर यौम ख्वातीन के मौके पर ख्वातीन में स्किल डेवलपमेंट और ख्वातीन के खुद मुख्तारी के ताल्लुक से नुमाइश लगाई गई। 8 मार्च को महिलाओं का दिन होगा। हमारे साथी जो है इधर सुबह हमारे साथ काम करवा रहे थे, इनका जो महिला विंग है वहाँ से आप आती हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम में शहजादों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। जिन शहजादों को गिरफ्तार किया जा चुका है उनमें अहमद बिन अब्दुल अजीज शामिल है। ज़राए के मुताबिक शाह सलमान की बीमारी के सबब वली-ए-अहद मोहम्मद को अपने तख्ता पलट का अंदेशा है। इनके हुक्म पर अब तक 20 शहजादों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार शुदगान में सबसे अहम नाम शहजादा अहमद, इनके बेटे शहजादा नायफ बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज, साबिक वली-ए-अहद मोहम्मद बिन नायफ और उनके सौतेले भाई नवाफ का है। शहजादा नायफ सऊदी फौज के खुफिया महकमे के चीफ हैं। मौलाए कायनात खलीफा रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम विलादत है। 601 ईस्वी में हज़रत अली की विलादत खाने काबा में हुई। मौला अली ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आक़ाए नामदार के रास्ते पर जानिसारी, ईसार और कुर्बानी की मिसाल पेश करते रहे। हुज़ूर पाक की सबसे प्यारी साहिबजादी फातिमा से हज़रत अली का निकाह हुआ। रसूल पाक ने हज़रत अली को इल्म का दरवाज़ा कहा और फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आज पूरी दुनिया में मौलिद काबा के यौम पैदाइश की मुनासिबत से जश्न मनाया जा रहा है, महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।